पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, बाजार की प्री ओपनिंग सेशन पर नजर होगी, रुपए की ओपनिंग आज किस तरह से होती है उस पर नजर होगी। लेकिन सबसे पहले देखिए, एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि पॉजिटिव नोट पर भारतीय बाजारों की शुरुआत हो सकती है। हालांकि आप देखिए एशियाई बाजारों में कमजोरी देखने को मिल रही है, या फिर कहें वो वेट एंड वॉच के मोड में है। इस समय बैंक ऑफ जापान की आउटकम अभी आना बाकी है, मॉनेटरी पॉलिसी में किस तरह का स्टांस वो लेते हैं वो देखना बाकी है। लेकिन आप देखिए उससे पहले सभी एशियाई बाजार लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखेंगे आपको। हालांकि यूएस में एक मिक्स सेशन देखने को मिला था और यूरोपीय बाजारों में जो शुक्रवार की तेजी है वो कल बरकरार रही थी। ऐसे में अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो आज बाजार पर प्रभाव डाल सकते हैं, और टेलीकॉम कंपनियों पर प्रभाव डालने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। चार्ट्स पर देखकर बताइए सिमी, सबसे कमजोर टेलीकॉम स्टॉक आपको कौन सा लगता है? क्योंकि कल हमने देखा कि भारती में मजबूती देखी गई थी, हालांकि खबरें खराब थी, सीएजी के ऑडिट की खबरें थी, खबरें ये भी थी कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है कॉल ड्रॉप कंपनसेशन मामले पर, लेकिन स्टॉक काफी मजबूत था। कैसे अप्रोच करेंगी भारती को? और एक सबसे वीक स्टॉक भी बताइए, क्योंकि अगर खराब ऑर्डर आया तो शॉर्ट किसे करेंगे आप? देखिए हेमंत, चार्ट अगर देखेंगे तो तीनों टेलीकम्युनिकेशन मेजर्स जो है उसमें सबसे वीक चार्ट आइडिया की है। और मैं ये मानूंगी कि आइडिया में कोई भी रैली मिलता है छोटा मोटा तो भी सेल किया जा सकता है। भारती का चार्ट स्ट्रांग है, इसमें तो बाई करने का ही सलाह होगा मेरा, पर आइडिया का चार्ट वीक है। आरकॉम का भी चार्ट कोई अच्छा पॉजिटिव भी नहीं है, 52-53 के आसपास रेजिस्टेंस है, क्रॉस करके सस्टेन नहीं करेगा तो आरकॉम में भी वापस सेलिंग हावी हो सकती है। और मेजर वीकनेस तब भी आएगा जब आरकॉम 50 के नीचे जाके मेंटेन करेगा। आइडिया भी 100 का लेवल तोड़ने का इंतजार में है, अगर टूट गया तो 96-97 का रेंज तो कभी भी आ सकता है। दोनों स्ट्रक्चर बहुत ही वीक है। भारती में फिर भी मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम पैदा हो रहा है। इनफैक्ट अगर मार्केट का थोड़ा सा सहारा होता और ये इस सेक्टर का थोड़ा सा सहारा होता तो भारती में एक मैं ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रही थी, जो कि शायद नहीं होगा, पर भारती का चार्ट उतना खराब नहीं है। 330-325 का लेवल सपोर्ट है, वो सपोर्ट होल्ड करेगा तो इसमें थोड़ा बहुत रैली देखने को मिल सकता है। ओके, तो आइडिया और उसके बाद रिलायंस कम्युनिकेशन, इन दोनों के चार्ट्स वीक नजर आते हैं। लेकिन अमरीश, इस पे मैं आपसे डिटेल में बातचीत करना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट है आज सुप्रीम कोर्ट का अगर वाकई वर्डिक्ट आता है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि अब प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत होने वाली है, एशिया में मिला जुला थोड़ा नर्वसनेस के साथ कामकाज, जैसे हेमंत हाईलाइट कर रहे थे, बैंक ऑफ जापान की जो 2 दिनों की बैठक कल शुरू हुई थी, आज उसका आउटकम आएगा। हालांकि ज्यादातर अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि कोई बदलाव शायद देखने को मिले जनवरी में जो उन्होंने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स करे थे उसके बाद। और ध्यान रखें, आज से यूएस में एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक की शुरुआत होने वाली है, कल देर शाम उसका आउटकम आएगा। तो सेंट्रल बैंक्स के एक्शन फोकस में, कच्चे तेल में लेकिन 3.5% के आसपास का दबाव आया है। कल के ट्रेडिंग सेशन में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था माइनर हरे निशान के साथ शुरुआत, और इस समय तो खैर मिले जुले रुझान आते हुए आपकी स्क्रीन पर मोटा मोटी जो रुझान है हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत होगी। ये प्री मार्केट एटलीस्ट इंडिकेट करता हुआ जो पॉकेट्स थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाने का दमखम दिखा रही हैं वो आपकी स्क्रीन पे आनी चाहिए, जिसमें मेरे ख्याल से आईटी आज हरकत में रहेगा, बैंक चुनिंदा कुछ हरकत में रहने वाले हैं। खैर 9-7, 9-8 के आसपास आएंगे, रिविजिट करेंगे जब बेहतर कॉन्क्रीट लेवल्स होंगे हमारे पास बताने के लिए। लेकिन मोटा मोटी रुझान हरे निशान की तरफ, आईटी में, बैंक्स में खरीदारी, और टाटा मोटर्स या फिर कुछ ऑटो कंपनीज में हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ इनिशियल टिक्स आते हुए। लेकिन अमरीश, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आज शाम ही फाइनल आउटकम आता हुआ नजर आए। अगर वाकई ये कॉल ड्रॉप पे जो पेनल्टी लगाई थी ट्राई ने, 3 रुपए प्रतिदिन 3 कॉल ड्रॉप्स का 1-1 रुपया चार्ज, तो बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इफ यू लुक एट द फिगर्स, देयर आर नियरली 100 crore सब्सक्राइबर्स इन इंडिया। यदि हम लोग 90 रुपीज पकड़ते हैं तो महीने का 9,000 करोड़ होता है, साल का 1 लाख करोड़ के ऊपर होता है। नाउ यू डिस्काउंट दैट, सेइंग दैट ओनली 10% विल बी चार्ज्ड, इवन दैट वर्क्स आउट 10,000 crores per annum, जो काफी ज्यादा है इनके लिए। सो आई थिंक आई मीन इन केस दिस गोज थ्रू, इन केस इट गोज अगेंस्ट द टेलीकॉम कंपनीज, तो शायद एक बड़ा झटका मिलेगा। एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो बिफोर द रिलायंस जियो लॉन्च, तो आई थिंक द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स लुक्स अ बिट ब्लीक फॉर द लिस्टेड टेलीकॉम प्लेयर्स। तो खराब खबरों का सिलसिला जारी है, सीएजी के ऑडिट की खबरें, ऑक्शंस जो अगले होने वाले हैं उसका हैंगओवर तो है ही है, और आज का दिन इन कंपनियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन चंबल फर्टिलाइजर्स, सिमी चार्ट देखकर बताइए ये कैसा लगता है? एक पॉजिटिव खबर है, अब $22.5 मिलियन में इन्होंने अपना एक शिप को बेचा है। चंबल फर्टिलाइजर्स के स्टॉक में क्या तेजी करना चाहेंगे इस खबर के चलते, या फिर अवॉइड करेंगी?
देखिए चार्ट्स में उतना अच्छा मोमेंटम तो नहीं है। अगर खबर के चलते कोई लॉन्ग जाना चाहता है तो ठीक है, पर मेरे ख्याल से मैं शायद ये स्टॉक अवॉइड करती। चार्ट में कोई अच्छा मोमेंटम नहीं दिख रहा है। रुपया 67.21 के लेवल्स पे शुरुआत करता हुआ, तो कल भी हमने देखा था 7 पैसे के आसपास ही कमजोरी आके 61.11 के लेवल्स थे, और आज भी मामूली कमजोरी के साथ 67.22 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, तो 11 पैसे की और यहाँ पे अतिरिक्त कमजोरी आती हुई। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जो आज ट्रेड में फोकस में रहेंगे, एक तो ध्यान रखें वोल्टास, ये अपने 2016 के लिए नए प्रोडक्ट्स की अनवीलिंग करेगा, तो आज दोपहर में मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लाइकवाइज एवरेडी इंडस्ट्रीज इस हफ्ते के एंड तक जाते जाते इनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और कहा जा रहा है वो प्रेस सिलेक्टेड प्रेस मीडिया ब्रीफिंग जो है उसमें ये कंज्यूमर बिजनेस में उतरने की योजना बना रहे थे। ये दोनों ही स्टॉक्स उस लिहाज से आज और इस हफ्ते फोकस में रहने वाले हैं। अमरीश, वोल्टास और एवरेडी दोनों कंज्यूमर फ्रंट कंपनीज, कैसे देखते हैं इनको आप? इनफैक्ट वोल्टास में ट्रैक करता हूं और मुझे तो इस लेवल पे भी अच्छा लग रहा है। करेक्शन आया था, मैंने अच्छा खासा करेक्शन आया था, वहां से भी एक अच्छा बाउंस बैक दिया है, बट आई थिंक दिस कैन अगेन गो अप बाय 15-20% फ्रॉम हियर, क्योंकि क्लियरली विद द 7th पे कमीशन एंड द सॉर्ट ऑफ रूरल फोकस विच इज देयर, शायद जो डिमांड है व्हाइट गुड्स के लिए बढ़ने वाला है आगे जाके इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। सो एट दिस लेवल आई थिंक द डाउनसाइड सीम्स लिमिटेड। चलिए, तो गर्मियों का सीजन भी है, नए नए प्रोडक्ट्स इनके लॉन्च भी होते हैं, जनरली हम देखते हैं एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। तो वोल्टास ये वो स्टॉक है जो पसंद है। लेकिन मूर्ति साहब को नए प्रोडक्ट लेकर आएंगे। जी हाँ, एड याद है आपको? बिल्कुल वोल्टास के एड्स काफी पॉपुलर भी हुए हैं। सुमित, ये बताइए एफएनओ में अगर आपको कोई एक ट्रेड लेना हो इस समय बाजार खुलने के ठीक बाद, तो कौन से स्टॉक में होगा, किस तरफ होगा? देखिए, ऑलरेडी अपन ने कुछ स्टॉक्स के बारे में बात की है। वो स्टॉक्स में से जो भी मैंने बताया उनमें बिल्कुल ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि मेरा कन्विक्शन स्ट्रांग है वो सब स्टॉक्स में। अगर इसके अलावा और कोई अगर स्टॉक चुनना है तो आई थिंक हमने अब तक पीएसयू बैंकिंग में कोई स्टॉक नहीं चुना है। पीएसयू बैंकिंग में मुझे ऐसा लगता है कि एसबीआई को एक सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एसबीआई पिछले 4-5 दिनों से एक रेंज में घूम रहा है, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते के अंदर हमको एसबीआई के अंदर एक मूव देखने को मिल सकता है। तो प्राइवेट के अंदर हमने आईसीआईसीआई को चुना और पीएसयू के अंदर एसबीआई को चुन सकते हैं। 182, 183 ये सही लेवल रहेंगे एसबीआई के अंदर लॉन्ग करने के लिए। कल की क्लोजिंग भी इसी के आसपास है। नीचे में 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस बैठेगा एसबीआई के अंदर, और ऊपर में हमको पहला टारगेट 190 दिख रहा है, और अगर 190 का लेवल ब्रेक करता है तो इसमें 198 के लेवल्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं इस रैली के अंदर। आई थिंक जब तक ये नीचे में 177 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, एसबीआई को एक प्रेजेंट लेवल्स पे लॉन्ग करके चला जा सकता है। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट स्पेस से पसंद आता है, जो स्पेस का दिग्गज है, और पब्लिक बैंक्स में उसका दिग्गज एसबीआई, ये भी पसंद आ रहा है सुमीत को। लेकिन चलिए, दिग्गज ब्रोकर्स के रडार पर आज कौन से शेयर हैं, बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी नियति जुड़ चुकी है। नियति, हाय, गुड मॉर्निंग। पहले तो एचडीएफसी और ग्लेनमार्क्स में देखा था कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, क्या मानना है उन रिपोर्ट्स का, क्या कह रही हैं? एचडीएफसी को तगड़ा डाउनग्रेड आया आशीष। गोल्डमैन सैक्स इसको न्यूट्रल से रेटिंग घटा के सेल यानी बिकवाली की सलाह दे रहा है। 1190 से इसका लक्ष्य घटा के 990 तक का कर दिया है। 15% मौजूदा भाव से ये गिरावट आ सकती है। इनका मानना है कि इनके जो नतीजे हैं, कोर अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो खराब रहेगी, कमजोर लोन ग्रोथ रहेगा, और साथ साथ में मार्जिन्स पर भी दबाव देखने को मिल सकता है। अगले 2 साल का ईपीएस अनुमान भी 10% और 11% घटा रहे हैं। बड़ा डाउनग्रेड है आज एचडीएफसी के लिए गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। 990 तक का ही लक्ष्य यहाँ पे देख रहे हैं। ग्लेनमार्क पे मगर मॉर्गन स्टैनली काफी ओवरवेट है। टारगेट प्राइस 1009 का दिया है। मौजूदा भाव से 21% की तेजी ये शेयर दिखा सकता है। इनको कल माइग्रेन की दवा, एक फ्रोवा करके एक दवा है जिसको मंजूरी मिली है, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है। नियर टर्म में भारत और अमेरिकी कारोबार भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, आगे भी इनको अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। 1009 के लक्ष्य के लिए और 21% तेजी के लिए आप निवेश करके चलिए ग्लेनमार्क में, ऐसा मानना है मॉर्गन स्टैनली का। ओके, तो एचडीएफसी के लिए खराब खबर, ग्लेनमार्क के लिए अच्छी खबर। लेकिन इसके अलावा बताइए नियति की एफएमसीजी सेक्टर में भी रिपोर्ट्स काफी सारी आई हैं, क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स, क्या खरीदना चाहिए एफएमसीजी शेयर? बड़े अपग्रेड्स आए हैं आज नोमुरा की तरफ से। दरअसल ग्रामीण इलाकों की मांग बढ़ने की इनको उम्मीद है, जिसके चलते एफएमसीजी सेक्टर की, और जो स्पेशली रूरल एफएमसीजी सेक्टर है, वहां पे आपको एक मिड डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है अगले 2 साल में। मिड डबल डिजिट का मतलब 10 से 15% तक की ग्रोथ आपको रूरल एफएमसीजी सेक्टर दिखा सकता है। और एफएमसीजी सेक्टर की जो सेल्स ग्रोथ है वो अगले 2 साल में $27 बिलियन तक की क्लॉक कर सकते हैं। इनके टॉप पिक्स अभी भी HUL और डाबर ही हैं, और अपग्रेड
अपग्रेड कर रहे हैं कोलगेट और इमामी को। टारगेट प्राइस HUL में आपको निवेश करने की सलाह तो देते हैं। टारगेट प्राइस इन्होंने 1040 तक का दिया है। मौजूदा भाव से HUL 21% की तेजी दिखा सकता है और डाबर का 22% की तेजी का एक लक्ष्य इन्होंने दिया है 306 रुपए तक का। और अपग्रेड कर रहे हैं कोलगेट को, अब न्यूट्रल का कॉल इन्होंने कर दिया है अपग्रेड करके और 850 तक का लक्ष्य दिया है। और वहीं इमामी को अब अपग्रेड करके बाय यानी खरीदारी की आपको सलाह दे रहे हैं। 17% की मौजूदा भाव से तेजी का इन्होंने लक्ष्य दिया है। 1125 रुपए के लिए आपको इमामी में निवेश करना चाहिए। ओके, तो ये आज के ब्रोकरेज रडार पे तमाम स्टॉक्स प्लीज नोट डाउन कर लें आप भी। लेकिन इस बीच आपकी स्क्रीन पर वो फ्लैशेज आते हुए, बैंक ऑफ जापान ने एज एक्सपेक्टेड दरों में कोई बदलाव नहीं कराया। आपको याद होगा 28 जनवरी को ही बैंक ऑफ जापान ने तमाम ग्लोबल मार्केट्स को सरप्राइज करा था जब इसने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स की घोषणा करी थी। मेरे ख्याल से -0.1% पे उनकी ब्याज दरें रखी गई थी और उसके बाद रिपोर्टेशंस उल्टे पड़ते हुए नजर आए थे, ध्यान रखें। इसलिए ज्यादातर अर्थशास्त्री मान रहे थे कि इस बार कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि महज 1-1.5 महीना ही निकला है और इस बार ज्यादातर जैसे एक्सपेक्टेशंस थी उस पर एक खरा उतरता हुआ बैंक ऑफ जापान का ये 2 दिनों की पॉलिसी मीट का आउटकम। चलिए, तो अब सबकी नजरें होंगी कि यूएस में FOMC का क्या आउटकम निकल कर आता है। यहां पर एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही आउटकम है। देखना होगा कि अब बाजार एशिया के किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अब तक इस आउटकम का इंतजार कर रहे थे एशियाई के बाजार। आप देखिए, जापान का बाजार बिल्कुल सुस्ती के साथ इस समय भी ट्रेड कर रहा है। एक बार हाजिर करेंगे और देखेंगे हांगकांग के मार्केट्स, चाइना के मार्केट्स किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। सपाट ट्रेड वहां पर होता हुआ फिलहाल यह आउटकम अब आ चुका है। हांगकांग के मार्केट्स और शंघाई के मार्केट्स में करीब 0.25% की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन आइए अब जान लेते हैं कि आज स्टॉक 2020 में जो मुकाबला हुआ था उसमें खिलाड़ियों ने कौन से शेयरों को टीम में शामिल किया था। पूरी टीम पर नजर डालते हैं और देखते हैं किस तरह से निकल कर आई है। रेट सेंसिटिव के ऊपर सेक्टर्स काफी बुलिश हैं। शुरू में 2 ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी और अशोक लेलैंड को टीम में शामिल किया है और इनको कंपोनेंट प्रोवाइड करने वाली कंपनी ANG ऑटो को भी टीम में शामिल किया है। मॉनसून अगला बड़ा ट्रिगर हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए भी और वो अच्छा रहता है तो हाइड्रो पावर कंपनियों के लिए बेनिफिट होगा। SJVN को इसलिए टीम में शामिल किया गया है। वोल्टास इसलिए टीम में डाला है क्योंकि ACs की डिमांड अब गर्मियों में बढ़ती हुई नजर आएगी। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियां और मैग्मा फिनकॉर्प फ्री हिट के तौर पर SREI इंफ्रा, ये 3 NBFCs हैं जिनको आज टीम में जगह दी है। NBFCs के ऊपर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। ब्याज दरें घटने का सिलसिला जिस तरह से अब शुरू होगा वापस से, वो एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है इनके लिए। और दीवान हाउसिंग जैसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और HDIL जैसी रियल एस्टेट कंपनियों के लिए भी आज का दिन काफी अच्छा रह सकता है। तो रेट सेंसिटिव के ऊपर सिलेक्टर्स काफी बुलिश है। फटाफट से 10 के 10 शेयर देखें, इसमें एक ही सेल है लेकिन हमने लॉयड इलेक्ट्रिक को इसलिए रखा है क्योंकि AC का डिमांड, साथ ही रेलवे बूस्टर डोज इसको मिल सकता है, बेनिफिट होगा। चंबल फर्टिलाइजर अपना एक शिप बेच रहा है करीब $2 करोड़ के आसपास। डेल्टा कॉर्प को बड़ा बेनिफिट मिलेगा टूरिज्म से और कल गोवा का बजट भी है। और इसके अलावा जिंदल स्टील एंड पावर के अंदर 4% हिस्सेदारी बेची जा रही है, इसका बेनिफिट आज पुल बैक के तौर पर मिलेगा। केयर इंडिया कच्चा तेल टूटा है इसलिए टूटेगा। इसके अलावा आप परसिस्टेंट सिस्टम पर ध्यान रखें, ऑस्ट्रेलिया में एक्वायर कर रहे हैं एक बड़ी कंपनी को। इसके अलावा आप ध्यान रखें NIT लिमिटेड पर, इस पे भी क्योंकि इसने एक शास्त्रा यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है। इसके अलावा प्रतिभा इंडस्ट्रीज इरिगेशन को लेकर तेलंगाना और महाराष्ट्र दोनों में बजट के अंदर एक अच्छा बूस्टर इसको मिल सकता है। इसके अलावा आपको KSK एनर्जी पर भी ध्यान देना है क्योंकि यहां पर भी एक अच्छा मोमेंटम वापस बनता हुआ दिख रहा है। और फ्री हिट के तौर पर हमने बैंकों को रखा है क्योंकि यहां पे जो जापानीज बजट आएगा और अभी सेंट्रल बैंक की अनाउंसमेंट आएगी उसका बड़ा बूस्टर यहां पे इसको आता हुआ मिलेगा। चलिए, तो हमारे दोनों इन हाउस एक्सपर्ट्स का भी मानना है बाजार में आज खरीदारी करें। 20 में से 19 कॉल खरीदारी की थी, महज एक कॉल थी केन इंडिया, खबर की वजह से वो डिम्पी ने बिकवाली करने की सलाह दी थी। अदरवाइज अक्रॉस द बोर्ड बाइंग की रिकमेंडेशन। भारतीय बाजारों में वो जो प्री मार्केट सेशन है उसका क्यूज आते हुए एकदम सपाट शांत शुरुआत की तैयारी, तो जैसे हम कंसोलिडेशन पिछले हफ्ते से लेकर कल के कारोबारी सत्र तक देख रहे थे शायद वो कंटिन्यू होता हुआ आपको नजर आएगा। स्पेसिफिकली रेट सेंसिटिव शायद बाजार की मदद करने की कोशिश करें क्योंकि हम कह भी रहे थे, शायद अब वो अमरीश भी हाईलाइट कर रहे थे, रेट कट शायद जल्द आता हुआ नजर आए। बैंक्स ने कल सपोर्ट करा था, बैंक्स में आज भी शायद लाइकली है कि आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले। इसके अलावा क्योंकि मैंने रेट सेंसिटिव वर्ड इस्तेमाल करा है, ना सिर्फ बैंक्स, रियल एस्टेट, ऑटोज, ये वो स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं जो एटलीस्ट इनिशियल इंडिकेशंस ये हैं कि शायद इनमें हर निशान के साथ कामकाज हुआ आज के कारोबारी सत्र में। लेकिन अमरीश, एक स्टॉक है यूनाइटेड ब्रेवरीज, जिसको लेकर फिर से खबरें आ रही कि हेनिकन ने एक बैंकर अपॉइंट कर लिया है, फर्दर अपना स्टेक इंक्रीज करना चाहते हैं। माल्या साहब का और क्लाउड कम होता हुआ नजर आएगा। कैसे अप्रोच करूं इस स्टॉक को सर? आई थिंक दिस इज गुड न्यूज
फॉर दिस कंपनी, क्योंकि जब तक मिस्टर मलिया का स्टेक कम होता है, आई थिंक इट इज गुड फॉर द अदर शेयर होल्डर्स. सो आई थिंक फ्रॉम हियर लाइक द डाउनसाइड सीम्स लिमिटेड, पर जब भी डाउनसाइड रहता है आई थिंक दैट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. ओके, चलिए, तो गिरावट में खरीदारी करने की राय यूनाइटेड ब्रूअरीज में निकल कर आ रही है, लेकिन चीनी शेयरों में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला है. सिमी, बजाज, बलरामपुर, दामपुर या कोई और शुगर शेयर आपको पसंद है जहां पर आपको लगता है कि मोमेंटम को राइड किया जाए? कल भी हमने देखा था ये पूरा का पूरा स्पेस काफी एक्टिव था, आज भी प्री ओपनिंग सेशन में अच्छी मजबूती के साथ खुलेंगे ये शेयर, ऐसे संकेत मिल रहे हैं? देखिए हेमंत, बहुत पहले से ही बलरामपुर चीनी में स्ट्रेंथ था, अभी भी स्ट्रेंथ मेंटेन हो रहा है और मुझे लगता है कि बलरामपुर चीनी में शॉर्ट मीडियम टर्म टारगेट 110-115 का रखा जा सकता है. कोई भी डीप में खरीदारी करनी चाहिए. 92 से 88 के बीच में अच्छा सपोर्ट है, वो सपोर्ट जब तक होल्ड करता है बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए. और दूसरा स्टॉक जो मेरा रडार में है शुगर सेक्टर में, वो है धामपुर शुगर. मुझे लगता है कि धामपुर शुगर में भी अच्छा बाइंग आना चाहिए. एक 80 से 84 का टारगेट है मेरा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में. स्टॉप लॉस 67 के नीचे मेंटेन करेंगे, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखेंगे. ओके, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनाए. सिमी, आप अपना कॉल अटेंड कर लें. इस बीच में सुमित के पास जाना चाहूंगा. सुमित, आईटी पैक, कल हमने देखा था विप्रो में खबर आई कि FY17 के लिए खासे एग्रेसिव हो रहे हैं. हालांकि वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ को फैक्टर इन करके कह रहे हैं कि FY16 में फाइनली रेवेन्यू ग्रोथ शायद 12 से 14% के आसपास होगी, तो अच्छी खबर विप्रो के लिहाज से. टेक महिंद्रा में मैं कल देखा था अच्छी खासी डिलीवरी बेस्ड बाइंग होती हुई नजर आई, मार्क्ड आउट परफॉर्मेंस था उस स्टॉक में. इन दोनों स्टॉक्स में वायदा में किस तरह का बिल्डअप हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप, कैसे अप्रोच करेंगे सर? देखिए आशीष, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार टेक महिंद्रा के अंदर इतना बड़ा मूव कहीं पर भी किसी भी तरफ देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि रूपी के चलते भी इसके अंदर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहने वाला है और एक रेंज में चलने वाला है. स्पेसिफिकली अगर टेक महिंद्रा और विप्रो की अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों में से जो एक स्टॉक अच्छा दिख रहा है अभी एट प्रेजेंट, वो है टेक महिंद्रा. वेल, टेक महिंद्रा के अंदर कल का दिन हमको एक अच्छा मूव देखने को भी मिला है और प्रेजेंट लेवल से ये भी समझ में आ रहा है ओआई डेटा के हिसाब से भी कि इसके अंदर बाइंग हो रही है और ये स्ट्रॉन्ग बाइंग भी रिकमेंड कर रहा है. 470 के ऊपर अगर आज ये ट्रेड करना स्टार्ट हो जाता है तो ये स्टॉक के अंदर हमको और तेजी देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर हम ऊपर में 490 से 500 के लेवल्स देख सकते हैं. दैट मींस अगर टेक महिंद्रा में किसी को तेजी करनी है तो 450-55 का स्टॉप लॉस सही रहेगा ट्रेडिंग के लिहाज से. और ऊपर में जैसे ये 470 के ऊपर अगर आधा घंटा सस्टेन कर जाता है तो हमको ये रैली 490 से 500 तक लेके जाएगी, ऐसा समझ में आता है. तो आप 450 या 455 का स्टॉप लॉस से टेक महिंद्रा के अंदर एक ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं तेजी करने के लिए 490 से 500 का टारगेट. ओके, वैसे इंफ्रा कंपनीज भी आपके रडार पर नीचे हैं, मिसाल के तौर पे आईआरबी इंफ्रा, अशोका, बिल्डकॉन. मैं सिमी से आगे चेक लूंगा क्योंकि अब मार्केट ओपनिंग होने वाली है, सिमी के पास इस समय नहीं जाऊंगा. लेकिन ईपीएफओ को कहा जा रहा है 50,000 करोड़ रुपया इंफ्रा प्रोजेक्ट रोड इंफ्रा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो एक अच्छी खबर इन तमाम कंपनीज के लिए. लेकिन भारतीय बाजारों की ओपनिंग में महज 30 सेकंड बचे हैं, ध्यान रखें. शायद एकदम शांत सपाट ओपनिंग होती हुई नजर आए एशियन मार्केट्स के क्यूज के तर्ज पे. हालांकि बैंक ऑफ जापान से आज एक्सपेक्टेड कोई पॉलिसी में स्टैंस में बदलाव देखने को नहीं मिला है. एशियन मार्केट्स इसीलिए मिले जुले कामकाज करते हुए शांत शुरुआत होने की इंडिकेशंस देते हुए. लेकिन ध्यान रखें, हमारे तमाम एक्सपर्ट जिनसे हमने इस शो के दौरान बातचीत करी वो पॉजिटिव है भारतीय बाजारों को लेकर, खरीदारी करने के मौके मानते हैं. वो बैंक निफ्टी में खरीदारी करने के मौके ढूंढे आप निफ्टी में, और बैंक्स को लेकर या रेट सेंसिटिविटी इसीलिए फोकस में है क्योंकि कल जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं उसमें हमने देखा है रिटेल इन्फ्लेशन कम होता हुआ, तो होप जाग रही है कि शायद दरों में कटौती जल्द देखने को मिलेगी. इस बीच भारतीय बाजारों में कामकाज की शुरुआत होती हुई और जैसा कि प्री ओपनिंग सेशन दिखा रहा था एकदम सपाट एकदम शांत शुरुआत होती हुई. सेंसेक्स निफ्टी हल्के लाल निशान में कामकाज करते हुए निफ्टी में महज 10 अंक की कमजोरी देखने को मिल रही है. इन्हीं लेवल्स के आसपास इस समय निफ्टी 7528 के लेवल्स पर यहां पे कामकाज होता हुआ. तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों हल्के लाल निशान में. सेंसेक्स में इस समय 17-18 अंक के आसपास का दबाव देखने को मिल रहा है. स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तरफ मूव करता हूं. अगर निफ्टी सेंसेक्स में ज्यादा बदलाव आएगा तो वापस रिविजिट करूंगा, लेकिन एज एक्सपेक्टेड आज का सबसे कमजोर स्टॉक निफ्टी में ल्यूपिन. 5.5% का दबाव यूएसएफडी ऑब्जर्वेशन जो आए हैं खासतौर पे वो गोवा प्लांट के लिए, उसके चलते आप दबाव देख रहे हैं. केन इंडिया, डिम्पी ने कहा भी था 2020 पिक थी, सेल करके चले. आज दिल्ली हाईकोर्ट में हियरिंग है इस कंपनी के केस की. 2.5% का दबाव यहां पर है. केन के साथ साथ वेदांता, इसकी ग्रुप एंटिटी 1.25% के आसपास की कमजोरी के साथ शुरुआत करती हुई. भारतीय एयरटेल, हम लोग कह रहे थे टेलीकॉम स्टॉक्स के लिए शायद बुरा दिन हो सकता है. भारतीय एयरटेल, आईडीआई दोनों लाल निशान के साथ कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं. फार्मास्यूटिकल्स पे प्रेशर है, ना सिर्फ ल्यूपिन बल्कि सन फार्मास्यूटिकल आपको 1-1.25% के आसपास के दबाव के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा. इस बीच निफ्टी में अब 1/4% के दबाव के साथ कामकाज होता हुआ, तो अब थोड़ा थोड़ा दबाव गहराता हुआ 15 अंक की कमजोरी 75-25 के लेवल्स पर यहां पे कामकाज होता हुआ. स्टॉक्स जो पॉजिटिव साइड में टेक महिंद्रा, जहां पे हम हाईलाइट करते कल डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है, आज का
टॉप गेनर होगा 1% के आसपास। टेक महिंद्रा और इन्फोसिस दोनों को जोड़ने आप 1% के आसपास का उछाल है। एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस कलेक्टिव थे और इन दोनों में आज भी हरे निशान के साथ, इन दोनों में आज भी खरीदारी के साथ कामकाज होता हुआ। ऑयल मार्केटिंग कंपनी, क्योंकि कल कच्चा तेल 3.5% ठंडा पड़ा था। बीपीसीएल आपकी स्क्रीन पर आएगा 3/4% के आसपास के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। मिड कैप स्पेस एकदम शांत शुरुआत करती हुई हेमंत। बिल्कुल आप देखिए जो थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिल रही है ना आशीष, उसका बड़ा जो फैक्टर है वो HDFC है। गोल्डमैन सैक्स ने, नियति ने कुछ देर पहले बताया था, गोल्डमैन सैक्स ने जो इसको डाउनग्रेड किया है 1190 से लक्ष्य घटाकर 990 किए हैं। अगर आप कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे तो निफ्टी में 12 पॉइंट की जो कमजोरी देखने को मिल रही है, इसमें से बड़ा हिस्सा तो दरअसल HDFC जैसा बड़ा हैवी वेट ही लेकर जाता है। तो बाजार ने बिल्कुल सुस्ती भरी शुरुआत करी है। आप ये कह सकते हैं एशियन मार्केट्स की तर्ज पर ही, कोई खास बड़ा उतार गिरावट नहीं है, कोई खास बड़ी तेजी भी नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन 7500 को होल्ड कर रहा है निफ्टी, ये एक अच्छी बात है। बुल्स को यहां से जरूर कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जहां पर एक्शन जबरदस्त देखने को मिल रहा है। आप देखिए सैस्केन कम्युनिकेशन जिसका जिक्र आप कुछ देर पहले कर रहे थे, कल हमने देखा था 20% का अपमूव देखने को मिला था। 6% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ। शुगर शेयरों में मजबूती है, बजाज, हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी, यहां पर श्री रेणुका शुगर, ये देखिए 1% मजबूत है। और आप रेट सेंसिटिव देखिए, DLF, HDIL ने मजबूती के साथ शुरुआत करी है, SBI, PNB ने मजबूती के साथ शुरुआत करी है। तो बैंक्स और रियल एस्टेट कंपनियों में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है। SREI इंफ्रा जैसे कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ रेट सेंसिटिव हैं जहां पर बढ़त बनी हुई है इस समय। लेकिन ल्यूपिन है आज का सबसे बड़ा देखिए खराब प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर, खुलते ही 100 रुपए निकल गया और इसी पर एक राय सिमी कमजोरी देखने को मिल रही है आज। पहले तो चार्ट्स देखकर नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन US FDA ने जिस तरह से इनके गोवा प्लांट को इंस्पेक्ट किया है, वार्निंग की खबरें आ रही हैं, कुछ 6 बड़ी वार्निंग्स की। इस स्टॉक पर काफी दबाव है, इन स्तरों पर कैसे अप्रोच करेंगी, क्या ट्रेड लेंगी? देखिए हेमंत, जब आज न्यूज है तो मुझे लगता है कि आज के लिए तो अवॉइड करना ही है। चार्ट काफी स्ट्रांग है, ये चार्ट स्ट्रांग है, ये तो बहुत अच्छा बात है। पर जब ये स्टॉक नीचे खुला है और लगातार एक नीचे का लेवल दिखा रहा है, तब आज ही इसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए, सेटल करने देना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि ये ऐसा स्टॉक है जिसमें वापस एक रिकवरी पॉसिबल है, क्योंकि चार्ट्स देख के अगर आज का ये न्यूज नहीं आता तो मैं इसमें बाई कॉल ही देती। और शायद मैंने मेरे क्लाइंटों के लिए इंट्राडे का आज बाई कॉल भी इसमें शामिल किया था, बाई कॉल की लिस्ट में, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि 1850 से 70 के बीच में लुपिन में ब्रेकआउट तय था और इस रेंज के ऊपर लुपिन अगर मेंटेन करता तो 1950 तक का टारगेट आता। पर आज ये खुला ही बहुत नीचे, 1800 के नीचे। और अभी आज न्यूज है, न्यूज के दिन तो इसमें कोई हाथ नहीं लगाना चाहिए, पर सेटल करने देना चाहिए। 1700 का लेवल अगर होल्ड करता है तो ठीक है, नहीं तो बाद में देखेंगे। फिलहाल इस जगह पे इंट्राडे के लिए तो मैं अवॉइड ही करूंगी, एटलीस्ट आज के लिए इनके लिए हाथ नहीं लगाऊंगी बाई साइड में। इस बीच गिरावट गहराती हुई आपको नजर आएगी। निफ्टी अब 1/3% का दबाव, 25 अंक की कमजोरी, 75-13 के लेवल्स पर कामकाज। 2 स्टॉक्स जो दबाव सबसे ज्यादा बना रहे हैं, ल्यूपिन और HDFC वेटेज के लिहाज से हालांकि 1.5% कमजोर है, लेकिन वेटेज तगड़ा है। और ल्यूपिन में तो आप देख रहे होंगे 6-7% की कमजोरी के साथ कामकाज होता है। और इसीलिए भारतीय बाजारों में अब कमजोरी, और बैंक्स भी, ज्यादातर स्ट्रीट एक्सपेक्ट करी थी कुछ आउट परफॉर्मेंस, लेकिन अब बैंक्स भी एकदम सपाट हो चले हैं। दबाव गहराता हुआ आपको नजर आएगा और इसलिए मार्केट ब्रेक भी अब हल्के लाल निशान वाले स्टॉक्स ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, सैस्केन हरकत 6% का मूव हेमंत हाईलाइट कर रहे थे। फाइजर कल 8% कमजोर हुआ था, 2.5% का पॉजिटिव साइड में उछाल आता हुआ। वोल्टास आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 2016 के नए प्रोडक्ट्स अनवेल करेगा, शायद 1.25% के आसपास का उछाल। यूनाइटेड ब्रेवरीज अमरीश कह रहे थे पॉजिटिव खबर है, कमजोर बाजार में भी 3/4% की बढ़त के साथ कामकाज है, लेकिन शायद अपना स्टेक इस कंपनी में बढ़ाएगी। अदानी ग्रुप कंपनीज, अदानी एंटरप्राइजेज जैसे मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है, क्योंकि आज अंतरिम डिविडेंड आना है, उसके पहले हरकत में एक काउंटर। रिलायंस डिफेंस अमरीश के पे 0.5% उछाल के साथ कामकाज करती हुई, यहां पे खैर पॉजिटिव खबरें भी हैं, उसका भी फायदा मिलता हुआ। इंफ्रा स्पेस में मैं कह रहा था फोकस रखें, IRB इंफ्रा 0.5% के उछाल के साथ इस समय कामकाज करती हुई। इनफैक्ट अशोका बिल्डकॉन जैसी इंफ्रा कंपनीज भी हरे निशान में ट्रेड करती हुई। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, कल बाजार बंद होते होते खबरें आई थी ऑर्डर मिलने की, अब ऊपरी स्तरों से ठंडा पड़ता हुआ 1-2% का दबाव।
सन टीवी कल एक्टिव था, आज 1% की कमजोरी के साथ यहां पर भी ट्रेड देखने को मिल रहा है। अदानी पोर्ट एंड एसईसी हालांकि इंटरिम डिविडेंड के लिए बोर्ड बैठक है, लेकिन खबरें कुछ कमजोर थी इस कंपनी के लिहाज से। इसकी एक होल्डिंग कंपनी को लेकर दबाव जो दिक्कत थी, डाउनग्रेड हुआ था मेरे ख्याल से, इसीलिए आज वो स्टॉक लाल निशान में। बजाज ऑटो हिम्मत ने शायद हाईलाइट करा था, सुस्ती के साथ कामकाज करता हुआ करेंसी को लेकर जो इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं। लेकिन सुमित, बैंक निफ्टी एकदम सपाट कामकाज कर रहा है, आप थोड़ा सा पॉजिटिव साउंड कर रहे थे, क्या हिम्मत करूं सर, खरीद डालूं? देखिए, अभी तक हम देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक भी पॉजिटिव है, एसबीआई बैंक भी पॉजिटिव है, और अगर हम देखेंगे तो इतना मार्केट अभी ओपन ही हुआ है, थोड़ी देर सस्टेन करने देंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आएगा मार्केट का। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी भी अभी ऐसा मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, जबकि स्टार्ट ही हुआ है पॉजिटिव की तरफ आने के लिए। आई थिंक वेट करें आधा एक घंटा, मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने दे। अगर यहां से रैली स्टार्ट होती है तो हमको बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी को 15,300 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। 15,300 के ऊपर सस्टेन करके अगर ये क्लोजिंग दे देगा तो कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आई थिंक एक तेजी का मूव बाकी है अभी तक मार्केट्स के अंदर, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी के अंदर। मेरे हिसाब से बाय करके चलने में ज्यादा मुनाफा रहेगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये रहा है बाजार पर। लेकिन आप देखिए, बस अगर आप तस्वीर देखें तो केवल पीएसयू बैंक इंडेक्स ही इस समय हरे निशान में है, बाकी सारे के सारे इंडाइसेस अब लाल निशान में पहुंचते हुए। बैंक निफ्टी हरे और लाल निशान में इस समय जूझता हुआ 7,500 के स्तर के बेहद करीब है। निफ्टी इस समय फार्मा शेयरों में दबाव है, एफएमसीजी सेक्टर में दबाव है, और आईटीसी ये देखिए ये बड़ा हैवी वेट है, जहां पर आज थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। जनरली हम देखते हैं यूनियन बजट और राज्यों के बजट के आसपास यहां पर थोड़ा सा डर लगता है कहीं सिगरेट के ऊपर कोई ड्यूटी ना लगा दी जाए। कल गोवा में का बजट है, उसके बाद कई और राज्य का बजट है, इस शुक्रवार को महाराष्ट्र का राज्य का बजट है, पंजाब का है, आज पंजाब का। बिल्कुल, तो ये बताइए क्या डर है आईटीसी को अभी भी कोई एक्शन होने का, और आईटीसी को आप कैसे अप्रोच करेंगे? इन्वेस्टर्स को तो डर लगता है, क्योंकि जब भी टैक्स लागू होता है देन वी सी अ करेक्शन, बट देन आई थिंक वन शुड लुक एट बाइंग आईटीसी इन ऑल दोस करेक्शंस, क्योंकि जो भी टैक्स लागू होता है इट इज ऑल पास थ्रू और उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाता है। पर अब तो ऑफ लेट जब ये प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे तो वॉल्यूम्स पे नेगेटिव इंपैक्ट है, डीग्रोथ दिखना शुरू हो चुकी है, तो आपको कहना मुश्किल है कि अब कितना इलास्टिक कितना इनलास्टिक डिमांड है। नो, डीग्रोथ इट्स नॉट वेरी क्लियर वेदर इट इज ड्यू टू टैक्सेस और वेदर इट इज ड्यू टू दोस मेडिकल वॉर्निंग्स। एब्सोल्युटली, बाकी डरते हैं क्या लोग? I mean, in fact, the way people have been putting that through, I mean, I think it's having some sort of an effect. चलिए चार्ट्स पर भी देख लेते हैं, राय ले लेते हैं। मुझे याद है पिछले हफ्ते जब राजस्थान का बजट आया था, उसमें भी ड्यूटीज बढ़ा दी गई थी, और बाजार में कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि थोड़ी चिंता की बात तो जरूर है। क्या चार्ट्स भी ये थोड़ी चिंता दिखा रहे हैं क्या? सिमी, कैसे लगते हैं आपको आईटीसी के चार्ट्स? देखिए हेमंत, एक सपोर्ट तो ये 300 के आसपास लिया था जरूर, पर 325 से 30 का रेंज जिसके लिए टफ साबित हो चुका है, और मुझे लगता है कि जब तक उस रेंज को क्रॉस नहीं करेगा फ्रेश कोई मोमेंटम नहीं आएगा इंट्राडे। और बहुत बार मैंने देखा है कि 320 से 25 का रेंज भी क्रॉस करने में इसको मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ पे 320-21 के आसपास मैं कोई बाय कॉल इश्यू नहीं करना चाहूंगी। इनफैक्ट आईटीसी अगर 310-15 के बीच में मिलता है तो एक कॉन्ट्रेरियन बाय करके खेलना पड़ेगा, और 325 से 30 के बीच में तो सेल करके खेलना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत ही रेंज बाउंड है, 300 से 330 के बीच में, और अभी एक मिड रेंज में है, यहाँ पे कुछ ट्राई नहीं करना। ओके, तो कोई ट्रेड नहीं बनता, बेहद सीमित दायरे में आप कामकाज एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में। लेकिन आईटीसी, ल्यूपिन और इसके अलावा एचडीएफसी, ये 3 स्टॉक्स हैं जो सबसे ज्यादा दबाव इस समय बाजार पर बनाते हुए। सुमित, एचडीएफसी में क्या हो रहा है, इतनी कमजोरी क्यों सर? देखिए, एचडीएफसी के अंदर मुझे अभी स्ट्रक्चर तो ओवरऑल अगर मैं देखूं चार्ट का तो इसने बहुत अच्छा मूव दिया है, और हम लोअर लेवल से अगर देखेंगे तो स्टॉक के अंदर 1020 से लेके 1175 तक का वन साइड रैली देखने को मिला है। तो आई थिंक शायद ये प्रॉफिट बुकिंग है। ये प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता नहीं है कि कोई ज्यादा बड़ी दिखेगी स्टॉक के अंदर। एचडीएफसी स्टॉक के अंदर शायद अगर करेक्शन आती है तो 1120 1130 के लेवल के आसपास हॉल्ट करके यहां से वापस एक यू टर्न लेना चाहिए, और अगर ये ऐसा होता है तो इस बार हमको वापस ऊपर की रैली के अंदर स्टॉक 1225 से 1230 के लेवल दिखाएगा। तो अब इसके अंदर जो एक मेन वॉच करने वाला लेवल है वो 1110 1120 का है। अगर ये 1120 के नीचे सस्टेन करेगा तो हम मानेंगे कि ये तेजी फिजल आउट हो जाएगी, अदरवाइज हम यहीं कहीं से वापस इसको रिकवरी मानेंगे। 1120 से 1140 के आसपास ये सपोर्ट लेके रिकवर करना चाहिए, और ऊपर में 1170 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा 1170 तो ये 1225 1230 के लेवल हमको जल्दी दिखाएगा वापस। चलिए, तो
आज जरूर गिरावट है। गोल्डमैन सैक्स ने जिस तरह से अपनी रिपोर्ट में इसको डाउनग्रेड किया है, 1190 से भाव घटाकर, टारगेट घटाकर 990 किया है, उसका इंपैक्ट ही देखने को मिल रहा है। 2% नीचे और यही बाजार पर थोड़ा सा दबाव बना रहा है। लेकिन आप देखिए बैंक निफ्टी ने अब थोड़ा सुधरना शुरू कर दिया है। पीएसयू बैंक इंडेक्स अब 1% मजबूत है। और आशीष देखिए आप काफी सारी रियल एस्टेट कंपनियां हैं जहां पर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तो रेट सेंसिटिव फोकस में है। पीएसयू बैंक 1% ऊपर आपने देखा। और अब आप देखिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट एफएनओ का सबसे बड़ा गेनर, एचडीआईएल सेकंड टॉप गेनर और टॉप 5 एफएनओ गेनर्स में 3 कंपनियां रियल एस्टेट पैक से ही हैं। डीएलएफ में 1.25% की तेजी होती हुई इस समय नजर आ रही है। इस पैक में सिमी आपको कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है? इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, एचडीआईएल, डीएलएफ? देखिए तीनों ही अगर इंटरडे के लिए प्ले करना है तो तीनों में ही लॉन्ग पोजीशन लिया जा सकता है। स्टॉप लॉसेस अकॉर्डिंगली मेंटेन करना पड़ेगा। अगर तीनों में से कोई एक डिलीवरी में लेना है तो मुझे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट बेहतरीन लगता है। मुझे लगता है कि अगर डिलीवरी के लिए कोई सोचता है तो डिप्स में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट एक अच्छा खरीदारी करने का मौका दे रहा है। डीएलएफ और एचडीआईएल एकदम मोमेंटम प्ले है, इसमें इंटरडे का ट्रेड लेना ही बेहतर है स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो इस समय बैंक्स एक्टिव होते हुए खरीदारी देखने को मिल रही है, आईटी में खरीदारी है और ऑटोज में खरीदारी देखने को मिल रही है। दबाव कहां है? फार्मास्यूटिकल्स में। दबाव कहां है? एफएमसीजी में। और साथ साथ टेलीकॉम कंपनीज प्रेशर में कामकाज करती हुई। लेकिन अमरीश, फार्मास्यूटिकल्स में अक्रॉस द बोर्ड दबाव है और विंडो फार्मा को लेकर अच्छी खबर थी, स्टॉक कमजोर है। अजंता फार्मा, सन फार्मा देखा था वायदा में सारे फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में दबाव है। फिर से डर हॉन्ट कर रहा है क्या बाजार को? यूएसएफडी की गाज गिरना, मूड खराब बिगाड़ रहा है? श्योरली आई थिंक यूएसएफडीए वार्निंग्स आई थिंक इज गोइंग टू कंटिन्यू, क्योंकि आई मीन इफ यू कंपेयर टू द लास्ट कपल ऑफ इयर्स अभी उन लोग काफी स्ट्रिक्टर हो चुके हैं। एंड वी हैव सीन वार्निंग्स इवन बीइंग गिवन टू सन फार्मा एंड इवन द अदर लार्ज फार्मा कंपनीज। तो मुझे लगता है कि दिस विल कंटिन्यू एटलीस्ट फॉर द फोर्सेबल 2 to 3 quarters if not more. But then whenever these warnings come, I think it's an opportunity to buy into the better of the pharma stocks like Lupin or Sun Pharma. जब भी ये गिरते हैं because of USFDA warning, I think that's a buying opportunity. अच्छा, आईटी में तो हम कहते हैं इलेक्शन रिलेटेड रिटोरिक होता है, तो हर 5 साल में आपको दिक्कतें, वीजा रिलेटेड इश्यूज आते हैं। यूएसएफडीए 2-3 क्वार्टर्स आप कह रहे हैं, ये भी कैसा रिटोरिक रहता है? यूएसएफडीए ज्यादा तेज हो जाता है इस समय? इस समय का बात नहीं है। आई थिंक साल ही यूएसएफडीए तो एक साल में कर रहा है। नो, आई थिंक आई मीन आफ्टर लॉन्ग टाइम दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव बिकम सो स्ट्रिक्ट, क्योंकि जो हम लोगों ने लास्ट 3-4 सालों में देखा था, दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रिक्टनेस वाज ऑन देयर। क्योंकि सारी ब्लू चिप कंपनी जिनको हम मानते थे शायद कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर इंडिया के रेगुलेटर्स, उनके नाम लगे। इंडिया के रेगुलेटर्स एबॉट और फाइजर के ऊपर गाज गिरा रहे हैं और वहां के रेगुलेटर्स इंडिया के कंपनियों के ऊपर गाज गिरा रहे हैं। लेकिन आप देखिए इस समय बाजार में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। निचले स्तरों से अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे ऑटो शेयरों में भी मजबूती देखने को मिल रही है। हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि टाटा मोटर्स की डीवीआर के ऊपर आपको बुलिश होना चाहिए और टाटा मोटर्स इस समय 100 डीएमए के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर नजर रखिए। सैस्किन कम्युनिकेशन अब आप देखिए फिर से अपर सर्किट लगाता हुआ दूसरे दिन लगातार यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। खबरें यही चल रही हैं कि अब इसको एक जो पैसा इनके हाथ लगा है वो इंटरिम डिविडेंड ये देता हुआ दिखे। तो 10% की मजबूती, कल 20% की तेजी देखने को मिलती है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस शेयर को? सैस्किन कम्युनिकेशन में उतना ट्रैक नहीं करता हूं, तो उस पर टिप्पणी देना होगा। चार्ट्स देखकर बताइए सिमी, कैसे लग रहे हैं इसके चार्ट्स? 2 दिन में तो क्या आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है स्टॉक में? देखिए हेमंत, चार्ट काफी स्ट्रांग है और 400 के ऊपर मेंटेन करने से इसमें अच्छा मोमेंटम भी पैदा हो सकता है। इनफैक्ट मेरा टारगेट 420-25 का है, हो सकता है शॉर्ट टर्म में अचीव कर रहा है। अभी का रेट मुझे मालूम नहीं है, पर चार्ट देख के लग रहा है कि बहुत जल्दी ये 420-25 तक भी जा सकता है। ओके, इस बीच क्रॉम्पटन ग्रीव्स देखिए आप, कल आपको याद होगा 6% का उछाल था जब वो कंज्यूमर डिवीजन बिजनेस डीमर्ज होना था, उससे पहले कल एक तेजी देखने को मिली थी। 155 पे मेरे ख्याल से कल क्लोज हुआ था। क्रॉम्पटन ग्रीव्स एडजस्टेड जो चल रहा है वो 57, यानी कि कंज्यूमर बिजनेस को करीब 100 रुपए के आसपास का मूल्यांकन शायद बाजार ने दिया है। बचा हुआ कारोबार आपकी स्क्रीन पे कामकाज करता हुआ 57। अमरीश, आपने क्या वैल्यूएशन वगैरह देखे थे इसके? नहीं, इसके वैल्यूएशन मैंने नहीं देखे। हाँ। पर सुनाई दे रहा है कि इट विल बी इन द रीजन ऑफ आई थिंक 80-90। दोनों में से कौन सा प्रेफर्ड बिजनेस होगा, जो बचा है या जो चला गया है? इनफैक्ट आई वुड बी लुकिंग एट द कंज्यूमर बिजनेस जो आने वाला है। एब्सोल्युटली। चलिए, यहाँ पे अमरीश, सिमी और सुमीत, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद सिंधी से आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए और हमें आज के ट्रेड में मदद करने के लिए। लेकिन सिंधी से आवाज पर जल्द शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए मार्केट एक्सपर्ट्स के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब,
जानने के लिए डाउनलोड करें advisorymonday.com मोबाइल एप्लीकेशन। अब आपके पास भी है मौका 8 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का। जानने के लिए advisorymonday.com मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। दर्शकों को रजिस्टर करने के लिए सेबी रजिस्टर्ड नंबर की जरूरत नहीं है। प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के कारण मेरे हिसाब से ऑडियंस को बहुत फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ऑडियंस को मालूम चलेगी कि कौन सी स्ट्रैटेजी चलती है, कौन सी स्ट्रैटेजी मुझे नहीं करनी है। तो मेरे हिसाब से CNBC आवाज का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ये बहुत आगे लेके जाएगा ऑडियंस को। चलिए, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप शुरू होने वाले है और आपको ये ऐप डाउनलोड करना है और खुद को अपने आप को इसमें रजिस्टर कराना है। लेकिन बाजार पर नजर रखिए, एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और रिकवरी दरअसल बैंकिंग शेयरों के बदौलत ही आई है। अब आप देखिए, बैंक निफ्टी 0.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और PSU बैंक्स में ज्यादा अच्छी रैली देखने को मिल रही है। SBI, PNB, ICICI बैंक जैसे शेयर देखिए लीड करते हुए। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 1% के आसपास की तेजी बनी हुई है और अब कैपिटल गुड्स में भी आप देखिए तेजी का दौर शुरू हो चुका है। भेल जैसे शेयरों में मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है यहां पर, और ऑटो शेयर भी पीछे नहीं। मारुति जैसे स्टॉक्स 0.5% मजबूत, टाटा मोटर 1% ऊपर कारोबार करता हुआ। तो रेट सेंसिटिव्स आज थोड़ा सा हरकत में यहां पर आते हुए दिख रहे हैं। प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने जानकार। उनसे पूछते हैं कि वो भारतीय बाजारों को किस तरह से अप्रोच करेंगे। हाय प्रकाश, गुड मॉर्निंग। बताइए, क्या लगता है आज रेट सेंसिटिव्स फोकस में है साफ तौर पर, कैसे अप्रोच करना चाहिए भारतीय बाजारों को? क्या यहां से तेजी और बनेगी कंसोलिडेशन के बाद? हेमंत, तेजी तो पिछले हफ्ते से चल रही है और मुझे लग रहा है कि ये जो सेल चल रही है उसका लास्ट दिन है आज। ऑफर खत्म होने वाला है और हो सकता है इंट्राडे में ही आप देखें कि एक पॉजिटिव यू टर्न भी मार्केट ले सकता है, क्योंकि आज के मार्केट में जब शुरुआत हुई थी तो ट्रिगर सारी पॉजिटिव थे। इसे मुझे लगता है न्यूज ड्रिवन जो थोड़ा HDFC पे दबाव है, एक रिपोर्ट जो आई है उसकी वजह से 10-12 पॉइंट निफ्टी पे तो वहीं से चले जाएंगे और थोड़ा ल्यूपिन ने भी नेगेटिव साइड में साथ दे दिया है। तो अदर देन दैट अगर आप देखें तो मार्केट का टेक्सचर बहुत पॉजिटिव है। CPI डेटा जो आया है उससे साफ जाहिर है कि आज नहीं कल कभी ना कभी तो अब इंटरेस्ट रेट घटेंगे। बॉन्ड यील्ड्स इंडिकेट ये कर रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट होगा, लेकिन जरूर जल्द होगा। और उसके अलावा जो ग्लोबल क्यूज है वहां से कोई ऐसी, बैंक ऑफ जापान ने स्टेटस क्यू मेंटेन किया है, US FOMC में भी कहीं कोई खास नेगेटिव न्यूज आने की उम्मीद नहीं है। तो ग्लोबल क्यूज जो पॉजिटिव हो रहे हैं, FIs के आंकड़े अगर आप देखें, पुट कॉल का जो बाइंग है वो देखें, हर चीज इंडिकेट कर रही है कि ये शायद आपका बेस बना हुआ है। आखिरी दिन है, जल्दी से आ जाएं और ले लें, नहीं तो और फिर लोग नहीं तो 7,800 पे लेने की चेष्टा करेंगे, बोले हम फंस गए। तो क्या खरीदेंगे ये बताइए? मिड कैप्स में ज्यादा झुकाव है। इनफैक्ट निफ्टी पे आज इंडिकेशन आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आप बाकी के इंडिसेस देखें, जो एक्टिविटी देखें, तो मिड कैप में एक पॉजिटिव बाइंग का रुझान बन रहा है और अगले 10-15 दिन हो सकता है, महीना तक मिड कैप्स अच्छे चल सकते हैं, ये उम्मीद है। ओके। अच्छा, आपने कहा पिछले हफ्ते से तेजी है। एक्चुअली लास्ट वीक बहुत तगड़ा मोमेंटम, उसके बाद हम शायद कंसोलिडेशन जोन में है। कल सारा सेटअप बड़ा पॉजिटिव था, उसके बावजूद वो कंजेशन जोन जो टेक्निकल एनालिस्ट कहते हैं, सप्लाई एरिया जो 75-50, 75-75, उसको ब्रीच नहीं कर पाए हम, उसके नीचे ठंडे पड़ गए। आज भी हम देख रहे हैं, कोई भी रीजन हो, चाहे HDFC हो चाहे ल्यूपिन हो, बाजार में दबाव के साथ ही कामकाज हो रहा है, क्योंकि हमने लोअर लेवल से बहुत स्ट्रांग मोमेंटम दिखाया है। आप कह रहे हैं सेल का आखिरी दिन है, तो इतने पॉजिटिव आप आउटकम को लेकर, आउटलुक को लेकर क्यों हो रहे हैं? और 7800 का वाकई जल्द देखने को मिलेगा? बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता है इस एक्सपायरी में आपको इससे नीचे किस तरह दिखेंगे। इनफैक्ट एक्सपायरी अच्छी खासी ऊपर के लेवल्स पे आएगी। उसका रीजन है आशीष, जो आपने सही फरमाया कि कंसोलिडेशन के बाद जो कल और आज एक मार्केट में जो कंजेशन जोन किस लिए बनता है, एक हेजिटेशन है खरीदने में। और उम्मीद जिससे पूछो तो बोला पैसे रेडी है, लेकिन थोड़ा डिप आए तो ले, क्योंकि आदमी पीछे देखता है। हाँ, क्योंकि 7:30 हो गया। तो वो जो दर्द होता है कि 7 पे मतलब मौका था जब सेल शुरू हुई तब हमने नहीं लिया, लेकिन अब उसके बाद आज जब खत्म हो रही है तब नहीं लेंगे, तो फिर वो एक झटके में जो मार्केट ऊपर जाती है। और द नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल ये कंजेशन जोन के बाद 7650 है। 7650 अगर पहुंचता है तो वहां पे एक पैनिक
शॉर्ट कवरिंग जो हो चुकी है, थोड़ी बहुत रेसिडुअल बची है, और फ्रेश बाइंग जब आएगी तो वो उससे आएगी कि अब तो हम रह गए, अब तो छोड़ेंगे नहीं। तो 7,650 संस्थागत निवेशक जागेंगे। आप देखिए डोमेस्टिक में जो सेलिंग हो रही है वो प्रॉफिट बुकिंग रिडेम्पशन मार्च के उसमें पीरियड में रहती है, इसलिए होती है। हमारा एडवांस टैक्स का भी आंकड़ा जो है आज आ जाएगा, आखिरी दिन है। तो कई चीजें खत्म हो चुकी है जहां पे पैसे का आउटफ्लो का मामला था। तो क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हैं, तो हम सब आपसे ये जानना चाहेंगे सर, कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे अभी भी जो आखिरी दिन बचा है सेल का, तो कहां खरीदारी करें? नहीं, अब ऐसा है कि अंडर इन्वेस्टेड हिंदुस्तानी निवेशक काफी है, खासकर रिटेल पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूं। तो उनको तो पहले तो अपने लार्ज कैप निफ्टी स्टॉक्स की जो मात्रा है उसको बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि इस टाइप के लेवल्स आपको बहुत जल्द नहीं मिलते। तो जो घटे हुए स्टॉक्स हैं, जो खास करके टाटा मोटर्स है, आपका फार्मर्स को छोड़ दीजिए, पर बाकी के जैसे इन्फोसिस अभी भी स्ट्रांग लग रहा है। आईटी का कोई लेना देना बजट से नहीं रहा, लेकिन ग्लोबली बहुत इंप्रूवमेंट दिख रहा है। उसके अलावा आप देखें एक एक सेक्टर के ऑटोमोबाइल्स में टाटा मोटर्स के अलावा मारुति ने बहुत बढ़िया एक रनअप दिया, लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से इसमें वैल्यू है। L&T आप देखिए, अडानी पोर्ट्स देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, कैपेक्स को लेके इंप्रूवमेंट जहां आ सकता है। सो पहले तो अपनी पोजीशन वहां पे कंसोलिडेट करें, थोड़े बढ़ा लीजिए, फिर मिड कैप की तरफ जाइए, जहां पे मुझे लगता है 2-3 अच्छे जो सेक्टर्स हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन, रोड बिल्डिंग की हम बात इतनी जब करते हैं तो रोड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो है उसमें एक TIL करके कंपनी है, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, और ये काफी मजबूत रही है। उसके अलावा अगर आप देखें इसमें जो एजुकेशन साइड में जो खास करके डिजिटल एजुकेशन की बात है, तो वहाँ NIT जैसे कंपनीज जो है उसमें जो छोटा NIT है, NIT में भी 2 है, तो जो छोटी वैल्यू का NIT लिमिटेड, तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप की कंपनीज है जहां पे स्ट्रक्चरली एक चेंज आने वाला है कंजम्पशन को लेके या जिसको भी लेके, तो उसमें धीरे धीरे करके अपना जो पोजीशन है वो ऐड कर सकते हैं। आपने शुरुआत में कहा था कि रेट सेंसिटिव्स के ऊपर आप काफी बुलिश हैं, ब्याज दरें जो है वो घटने का सिलसिला शुरू होने वाला है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मिस कर गया, बट एक वो भी हमने बजट के नेक्स्ट डे एक लिस्ट जो सूची बनाई थी उसमें DHFL और इसका वो किया था। NBCC आपकी एक स्प्लिट होने वाली है, उसमें भी एक बहुत बढ़िया मौका रहेगा। तो इस टाइप की कंपनीज है। तो ये तमाम प्रकाश की बात से सुन के लगा कि डिस्काउंट अक्रॉस द बोर्ड है, तो पहले आप लार्ज कैप से फोकस करें जहां पे क्वालिटी और प्रोटेक्शन ज्यादा बेहतर मिलेगा। तो टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, मारुति, लार्सन एंड टुब्रो और अडानी पोर्ट। उसके बाद मिड कैप्स में कुछ चुनिंदा पॉकेट जिनको लेकर बुलिश है, और उनमें चुनिंदा स्टॉक्स, रोड इंफ्रा तो TIL लिमिटेड, एजुकेशन में NIT लिमिटेड, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में DHFL जैसी कंपनीज, और NBCC जब स्प्लिट होगा तो शायद और अट्रैक्टिव होती हुई नजर आए, आप सस्ते भाव में शायद खरीदते हुए नजर आए, तो इसीलिए अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगी। तो NBCC भी एक वैसे भी जिसके फंडामेंटल्स और जिसकी ऑर्डर बुक बेहद स्ट्रांग है। प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए, मार्केट्स पे और ये लंबी लिस्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन चलिए भारतीय बाजारों पर क्विक चेक, उसके बाद अगले एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे हमारे साथ। निफ्टी में .5% के आसपास, टू बी प्रिसाइज 0.4% की कमजोरी, लेकिन दिक्कत की बात कि अब फ्रेश दिन के लोज के आसपास हम फिर से जाते हुए और 7500 के बेहद करीब 7508 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी कामकाज करता हुआ। बैंक निफ्टी 1/4% की बढ़त, यहीं से वो सपोर्ट आ रहा है, अदरवाइज प्रेशर शायद घराता हुआ आपको नजर आता। सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 90 की कमजोरी है। तो बुल्स और बेयर्स में टफ फाइट हो रही है इस समय, लेकिन आप देखिए बुल्स का पल्ला थोड़ा सा भारी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखें तो बढ़ने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। बैंकिंग स्टॉक्स अभी भी जो बड़ा पिलर है वो खड़ा हुआ है, मजबूत है। बुल्स को यहीं से कॉन्फिडेंस मिल रहा है, बैंक निफ्टी क्योंकि तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। चलिए बाजार पर एक और बड़ी आवाज आपके सामने पेश करते हैं। ICICI प्रूडेंशियल AMC के CIO S नरेन हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। नरेन साहब स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। क्या व्यू बन रहा है सर मार्केट में? क्या लगता है कि यहां से कंसोलिडेशन के बाद भारतीय बाजार अब और ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और कितनी तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकती है आपके लिहाज से आगे आने वाले दिनों में? हमारा व्यू है कि ये साल इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है, और जब भी FII भेज रहा है वो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। जनवरी फरवरी में जोर से FII लोग ने भेजा था, वो समय में बड़ा अपॉर्चुनिटी था लेने का। जब FII ले रहा है वो समय में अपॉर्चुनिटी थोड़ा लेस एग्रेसिव तरीके से लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्च में FII का बाइंग बहुत ज्यादा है। और लेकिन ये साल इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल तो आज ठीक नहीं है, लेकिन 2 साल में इंप्रूव करने का अच्छा शौक है। उसके कारण वो इन्वेस्टिंग इकोनॉमिक साइकिल इंप्रूवमेंट के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए हम रेकमेंड कर रहे हैं।
नरेंद्र साहब, हाय आशीष, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन, देश के सबसे बड़े फंड आप बन चुके हैं सर। अच्छा, आपने एफआईज की बाइंग की बात करी सर, लेकिन डीआईआईज यानी कि आप तो खैर सबसे बड़े हो चुके हैं, आप लोग लगातार एग्रेसिवली बिकवाली कर रहे हैं इन लेवल्स के आसपास। रोज मैं डीआईआई के नंबर्स देखता हूं, रोज बिकवाली के फिगर्स हमारे सामने आते हैं। ये क्या रिडेम्पशन प्रेशर्स हैं? ये क्या एसआईपीज में पैसा अब कम आना शुरू हो रहा है? ऐसा है क्या बाजार में रिटेल थोड़ा नर्वस हो गया था, या फिर 31 मार्च की क्लोजिंग से पहले ही वो जो सीजनल प्रेशर होता है ये वो ज्यादा देखने को मिल रहा है? एक्चुअली मार्च में ऑलवेज एक स्लो डाउन होता है, और क्योंकि ईयर एंड के कारण लोग एडवांस टैक्स पे करते हैं और उसके कारण रिडेम्पशन होता है मार्च में हर एक साल, उसके कारण ही हो रहा है। लेकिन एसआईपी में कम नहीं हुआ है, एसआईपी बढ़ते ही जा रहा है, और एसआईपी के कारण ही जनवरी और फरवरी में बहुत अच्छा फ्लो था। एसआईपी के बिना उतना बड़ा फ्लो नहीं था, और इसके कारण हमारा व्यू है कि मार्च का सीजनल इम्पैक्ट है, और उतना लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है कि फ्लोस कम हो रहा है, लेकिन मार्च में थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि सीजनल इम्पैक्ट के कारण। वैसे यूके सिन्हा साहब की आपको याद होगा सेबी की बोर्ड मीट थी शनिवार को, सिन्हा साहब ने इसी बात पे सबसे पहले फोकस करा और शुरुआत करी थी कि म्यूचुअल फंड का किस तरह से पार्टिसिपेशन या डीआईएस का किस तरह से भारतीय बाजारों में पैसा आ रहा है। पहले 7 महीने में 75,000 करोड़ रुपए के आसपास का, देश के 15 टॉप शहरों के बियॉन्ड अब आप देख रहे हैं एसआईपी अकाउंट्स खुलते हुए। नरेंद्र साहब, आप तो शायद वाकिफ होंगे, उन्होंने स्पेसिफिकली ये बात करी थी, 15 शहरों के बियॉन्ड जाते हुए नजर आए थे, तो अब वो रिटेल पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ रहा है। चलिए, तो अच्छा है रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़े और भारतीय बाजारों में पैसा आए। लेकिन नरेंद्र साहब, आपसे एक राय लेना चाहता हूं फार्मा सेक्टर के ऊपर। इस सेक्टर की दिक्कतें आप देखिए हर रोज थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही हैं। यूएस एफडीए अब बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर जिस तरह से एक्शन ले रहा है, ज्यादातर लोग इस सेक्टर के ऊपर काफी बुलिश थे। ये बताइए सर कि अब आपका क्या व्यू बन रहा है फार्मा सेक्टर के ऊपर, क्या राय रखते हैं? फार्मा में हम 2007 से बहुत बुलिश थे। 2012 के बाद थोड़ा बुलिशनेस थोड़ा कम किया, क्योंकि वैल्यूएशन बड़ा था 2007 से 2012 तक। अभी क्या है कि हर एक साल हर डिफरेंट कंपनीज में एफडीए प्रॉब्लम आता है, लेकिन हमारा व्यू है कि अगला 5 साल देखेगा तो इंडिया का डोमिनेंस फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर में रहेगा ही, और इसके कारण आउटलुक लॉन्ग टर्म से देखेगा तो फार्मा में बहुत अच्छा है। और जब प्रॉब्लम्स आता है इंडिविजुअल कंपनीज में, वो समय रिसर्च करके लेने के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। लेकिन हर एक कंपनी का रिस्क बढ़ा है एफडीए के कारण। इसके कारण हम सोच रहे हैं कि हर एक कंपनी में रिस्क के सामने बहुत बड़ा वेटेज रखना अच्छा नहीं है, क्योंकि एफडीए का रिस्क हर एक कंपनी में बहुत बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे अगर प्रेशर आता है चुनिंदा कंपनीज के बारे में रिसर्च करें, और शायद ये कमजोरी, ये दबाव खरीदारी करने के मौके दे सकते हैं आपको, क्योंकि रिस्क तो एक मैक्रो एनवायरमेंट का फैक्टर है फार्मास्यूटिकल स्पेस के लिए। लेकिन आपने नरेंद्र साहब शुरुआती सवाल में कहा था इकोनॉमिक साइकिल इंप्रूव हो रही है, अगले 2 सालों में मार्क्ड इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हम लोग जब स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, इकोनॉमिक साइकिल की बात करते हैं, तो हम इंडिया इंक के परफॉर्मेंस की बात करते हैं, और अब तक उसमें वही दबाव, वही दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। अभी तक हालात एटलीस्ट क्वार्टरली नंबर्स में वो इंप्रूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं। आपका बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन क्या कहता है, रफ कैलकुलेशन क्या कहते हैं, कब तक हम वाकई इंडिया इंक में इंप्रूवमेंट देखेंगे, कब तक फिर उस लिहाज से वैल्यूएशन का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा? हमारा व्यू है कि एक क्वार्टर में अर्निंग्स बढ़ेगा, और वो क्वार्टर अर्निंग्स बढ़ने के बाद इक्विटी मार्केट लेने में अपॉर्चुनिटी उतना ज्यादा नहीं है। वो जब अर्निंग्स नहीं आता है वो समय इन्वेस्ट करना अच्छा है, और इसलिए अभी भी अच्छा है टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। और ये इकोनॉमिक साइकिल इंप्रूवमेंट आने के बाद अर्निंग्स बढ़ेगा, वो समय लेने में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है अब से। इसलिए हम सोच रहे हैं कि जो लोग इलेक्शन के पहले इन्वेस्ट किया उसने पैसा बनाया, अभी इकोनॉमिक साइकिल और अर्निंग्स इंप्रूव होने के पहले इन्वेस्ट करने का इन्वेस्टर ही ज्यादा पैसा बनेगा। तो फिर क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल इंप्रूव होगी, अभी अर्निंग्स कमजोर है, तो उस लिहाज से क्या कैपिटल गुड्स एक अट्रैक्टिव स्पेस होगी जहां पे अर्निंग्स अभी बाकी इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है और कमजोर देखने को मिल रही है, या फिर इंफ्रा फॉर दैट मैटर एक्स रोड जहां पे अभी भी हालात बड़े गंभीर हैं, इस तरह की पॉकेट्स को आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं?
बहुत सारा सेक्टर्स में इकोनॉमिक साइकिल इंप्रूव होने का स्कोप है। बैंकिंग में स्कोप है, ऑयल एंड गैस में स्कोप है, कैपिटल गुड्स में आपने बताया स्कोप है, और सीमेंट में स्कोप है, टू व्हीलर्स में स्कोप है। बहुत सारा सेक्टर्स में इकोनॉमिक साइकिल इंप्रूव होने का शौक है, और अगला 2 साल में ये सब एरिया में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऊपर होके अर्निंग्स ऊपर जाने का बहुत स्कोप है। इसलिए एक सेक्टर नहीं, बहुत सारा सेक्टर्स में ये अपॉर्चुनिटी है। आज हम देख रहे हैं आशीष, आप देखिए एनबीएफसीज में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एफएनओ में आप देखिए आईएफसीआई 6% मजबूती के साथ शेयर ट्रेड करता हुआ, एसआरआई इंफ्रा 5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो एनबीएफसीज में एक अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। ये एक और पॉकेट है जो काफी आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। तो बैंक्स के बाद रियल एस्टेट कंपनियां, और आप देखिए एनबीएफसीज भी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाती हुई इस समय नजर आ रही है। लेकिन ऑयल, इसके ऊपर आपसे एक राय लेना चाहता हूं। हमने देखा कल जिस तरह से ईरान के स्टेटमेंट्स आए, जो प्रोडक्शन फ्रीज के होप्स थे उनको थोड़ा ठंडे बस्ते में उन्होंने डाल दिया है। जो मॉस्को में अगली बैठक होने वाली थी इन सब ऑयल प्रोड्यूसर्स की, उसको लेकर इन साहब थोड़े सवाल उठ गए हैं। ये बताइए कच्चे तेल पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि इसी ने दरअसल बाजार को, दुनिया भर के मार्केट्स को सहारा देने का काम किया था। अभी जब ऑयल ऊपर जाता है मार्केट ऊपर जाता है, जब ऑयल नीचे जाता है मार्केट नीचे जाता है। ये तो $50 तक ऐसा ही रहेगा। हमारा व्यू है कि अगला 1 साल में ऑयल $50 चलने का बहुत शौक है, यह स्कोप है। इसलिए हमारा व्यू है कि मार्केट का भी स्कोप है मार्केट ऊपर जाने का। जब ऑयल $50 जाता है, $60 के ऊपर जब ऑयल जाता है वो इंडिया के लिए खराब है, लेकिन अभी तो ऑयल ऊपर जाना भी इंडिया के लिए अच्छा है। अच्छा सर, ये तो हम खैर पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, क्योंकि 7,000 से अचानक 7,500 पे बाजार आ गया, सबका पर्सपेक्टिव, सबका माइंडसेट बदल गया। लेकिन कुछ दिनों पहले की बात थी जब हम चाइना की ग्रोथ को लेकर बड़े सीरियसली कंसर्न थे, उसके बाद हम ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर कंसर्न थे। अब वो सारे कंसर्न्स क्या दूर हो चुके? नहीं, वो कंसर्न्स इतना इजीली नहीं जाएगा। इसलिए हमने जनवरी और फरवरी में बहुत इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी था करके सब लोगों को बताया। अभी बोल रहे हैं कि हाइब्रिड फंड जैसा बैलेंस फंड है और वो कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मार्केट का वॉलेटिलिटी रहेगा ही, क्योंकि ग्लोबली ग्रोथ ज्यादा नहीं है और ग्लोबली डिफ्लेशन का प्रॉब्लम्स है। इसके कारण पीरियोडिक वॉलेटिलिटी रहेगा ही। अच्छा, बजट के बाद, उसके बाद कल सीपीआई के जब इन्फ्लेशन के आंकड़े आए, उसके बाद बड़ा रेट कट की होप्स लगातार जागती जा रही हैं। आपका क्या मानना है दरों में कटौती को लेकर? कब तक, कितना क्वांटम, और इस पूरे कैलेंडर ईयर में कितना दबाव, कितना कमी आती हुई नजर आएगी ब्याज दरों के लिहाज से सर? अभी ऑयल $40 के नीचे रहेगा तो एक 25 बिप्स रेट कट अप्रैल पॉलिसी में बहुत स्कोप है, और ऑयल नीचे जाएगा तो 25 और एक 50 बिप्स का इंटरेस्ट रेट का स्कोप है और कट का स्कोप है। और मॉनसून अच्छा रहेगा तो अच्छा होगा। ये सब ऑयल और मॉनसून के डिसीजन में कितना रेट कट ज्यादा होगा मालूम होगा, लेकिन अभी 25 बिप्स अप्रैल में कट होने का बहुत स्कोप है। अप्रैल में 25 बेसिस पॉइंट्स का एक रेट कट हो सकता है। मॉनसून एक बड़ा फैक्टर आप कह रहे हैं, ये बताइए तो मॉनसून अच्छा रहेगा तो जनरली बाजार मानकर चलता है कि एफएमसीजी स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। क्या ये थ्योरी अभी भी काम करेगी और एफएमसीजी सेक्टर पर आपकी क्या राय है? अभी एफएमसीजी में एक पतंजलि इफेक्ट करके एक है, क्योंकि बहुत सारा सेक्टर्स में ग्रोथ कम हुआ है पतंजलि का प्रोडक्ट के कारण, वो उसका इम्पैक्ट भी देखना पड़ेगा। लेकिन मॉनसून अच्छा है तो एफएमसीजी, टू व्हीलर, इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारा सेक्टर्स का बेनिफिट हो सकता है ये साल का मॉनसून अच्छा रहेगा तो। अच्छा, आपने स्पेसिफिकली कहा था जो इकोनॉमिक साइकिल इंप्रूव होगी तो कई सारे सेक्टर्स को बेनिफिट होगा, जिसमें बैंक, सीमेंट, इंफ्रा, इन सबको आपने हाईलाइट करा। इनफैक्ट फार्मास्यूटिकल्स में सर कह रहे हैं कि जहां जहां प्रेशर आ रहा है, क्वालिटी स्टॉक से रिसर्च करें, वो प्रेशर में, दबाव में खरीदारी करने के मौके होंगे। अच्छा, बैंक्स में इस बार इंटरेस्टिंगली हमने देखा दोनों ही प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों में प्रेशर था। आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स तो बहुत तगड़ा करेक्शन दिखाते हुए नजर आए थे, और एसेट क्वालिटी को लेकर भी उतने ही कंसर्न्स दोनों पे बनते हुए नजर आए थे। अब यहां से जब मैं खरीदारी करना चाहता हूं तो क्या प्राइवेट पब्लिक दोनों को लेकर आप बुलिश हैं सर इस समय?
जरूर दोनों एनपीएल का पीक ये साल होएगा, यही हमारा व्यू है। इसलिए ये साल हमने बैंकिंग फंड में भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोले थे, क्योंकि ये पीक ऑफ एनपीएल साइकिल ये साल होगा और अगला 2-3 साल में एक अच्छा ऑपरेटिंग लिवरेज आ सकता है, जहां एनपीएल कम होता है और अर्निंग्स बढ़ाता है। वो स्कोप बहुत ज्यादा है अगला 2-3 साल में। ऑलराइट, चलिए, तो ये रहा है बैंक्स पर। शुक्रिया सर आपका समय निकालने के लिए, सीएनबीसी आवाज पर आकर इन तमाम मुद्दों पर आज हमसे बात करने के लिए। और अब बाजार की एक और जानी मानी आवाज, जी हाँ, संदीप प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर ईडी एंड को-हेड कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज के। सर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आपसे राय लेना चाहूंगा, इस समय भारतीय बाजारों पर आपका क्या व्यू बन रहा है? क्या लगता है यहां से जो तेजी बनी है बजट के बाद से, ये और आगे जारी रह सकती है, और क्या फैक्टर्स होंगे जो इस तेजी को ड्राइव करेंगे? Yeah, I would think it will depend on, two things. One is what is happening to global factors. The global rally which we have seen, which has also supported the rally in India, has largely been driven by commodity prices, which have led to a big recovery in some of the commodity EM markets, such as Brazil and Russia. And India has also performed along with that, given the fact that India had a sensible, budget for 2017. Other than that, on the domestic side, if you look at, unfortunately, there aren't too many triggers in the short term. Barring on April 5th, when you have the next policy meeting, I would assume that the RBI will now be in a position to cut the policy rate by 25 basis points, given the fact that the budget was fiscally quite prudent, and also the CPI inflation number which came out yesterday seems to indicate some dip in inflation. So that's the one trigger which I can see. Other than that, I think the real economic recovery will start taking shape in the second half of fiscal 17, when you start seeing two things. One is hopefully you have a more normal monsoon this time around, which will result in some rural economic recovery. At the same time, once the 7th CPC Commission related payouts starting in the bank accounts of the central government employees and ex-employees, that should result in some pickup in consumption demand for the discretionary items such as autos, consumer durables, real estate, etc. And that's a reasonably large stimulus. So I don't think in the short term you're going to see too much activity, but more in the medium term, let's say the 6-9 months view, I am a lot more positive in the medium term. कि आपने रेट कट की बात करी, और रेट कट की बात बजट के ठीक बाद से हो रही है, 25 बेसिस पॉइंट कट की। सर क्या लगता है इन भाव में जो इस समय देखने को मिल रहे हैं, उसमें 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट फैक्टर्ड है? It looks like, if you look at the way the yields had come down post the budget, it looks like 25 basis point is more or less factored. But I think, the event would still be helpful as far as sentiment is concerned, because that would indicate that the RBI is acting in a very data dependent manner. If there is scope to cut rates, which I think there is now, given the fact inflation is reasonably under control, and so far the economic activity indicators are still indicating a somewhat subdued environment, there is scope to reduce rates, and hopefully by the end of this year you could see another 25-50 basis point cut coming in after the 25 basis point cut, which I assume will come on April 5th of April 5th को 25 बेसिस पॉइंट, उसके बाद एडिशनल 25 से 50 बेसिस पॉइंट की इस कैलेंडर ईयर में और कटौती एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन संजीव जी, एक आखिरी सवाल आपसे। आपने कहा था इस समय भारतीय बाजारों को मदद मिल रही है क्योंकि ग्लोबली रिस्क ऑन ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं, ग्लोबली इक्विटी मार्केट में उछाल है, उसका भारत को फायदा मिल रहा है। साथ साथ आपने कहा कि भारतीय बाजार के लिए डोमेस्टिकली बहुत ज्यादा ट्रिगर्स इस समय नजर नहीं आते। तो 7500 निफ्टी क्या कॉल लूं सर? खरीदारी करके चलूं या इस समय रहने दूं? It depends on your investment horizon. If you're taking, as I said, a 6-9 month view, then I don't think there is any harm in buying and sitting over there. But if you ask me whether the market could see a small correction from here, it's very possible, given the fact that some of the factors which have led to the EM recovery may not be sustainable. Obviously, there is this huge recovery in commodities which has happened, which I think is somewhat questionable, because nothing really has changed fundamentally on the demand side as far as the commodities are concerned. There is a lot of expectation that somewhere capacity will be taken out in the steel sector, and oil countries will be able to come together and form some sort of a consensus on reducing supply. I'm still not very sure how that will happen. So there is a possibility that you could see a pullback in the commodity rally, which could lead to maybe a pullback in the EM rally which you have seen. Along with that, India could also come down. तो आसान शब्दों में, ओके संजीव जी, आसान शब्दों में नियर टर्म में शायद दबाव भारतीय बाजार में देखने को मिलेगा, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा लंबा है, 6 से 9 महीने का, तो अभी भी अट्रैक्टिव लेवल से खरीदारी करने के लिए। संजीव जी, आपका बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। भारतीय बाजारों में 1/4% के आसपास का दबाव, लेकिन चलिए
पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर होगी नजर और आपके सवालों के जवाब भी देंगे सौदा आपका में। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।